गृह मंत्री का भाषण इस वक्त चल रहा था, आपने देखा वो एसआईआर पर जो चर्चा चल रही है, लेकिन उनके भाषण के बीच में ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, उठ करके चला गया। तो उन्होंने बोला कि ये 200 बार भी, गृह मंत्री ने कहा 200 बार भी वॉकआउट कर देंगे, लेकिन हम अपनी बात पर कायम है। जो भी तथ्य हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे हैं हमारे मेहमान अनंत विजय जी। सर बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। देखिए आज जिस विषय पर ये भाषण था, गृहमंत्री ने भी एक बार कहा कि मैं ये सारे पॉइंट्स जब मैं भाषण की तैयारी कर रहा था तो ये सब मुझे समझ में आ रहा था कि ये जवाब जो भी सवाल राहुल गांधी ने उठाए या औरों ने उठाए, तो इनके जवाब जब मुझे एक बार सरसरी नज़र मारने से पता चल गए तो इनको भी पता चल जाएंगे अगर ये पढ़ ले। तो फिर इसको इतना हाय तौबा ये जो है इसके लिए क्यों मचा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये घुसपैठियों को बचाने के लिए उठा रहे हैं। मैं चलिए वो नहीं बोलता, लेकिन राहुल गांधी ने जितने विषय उठाए और जिसमें आजकल वोट चोरी है, सर अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि राहुल गांधी को नहीं मालूम कि वो चुनाव क्यों हार रहे हैं। उनको मालूम है। अब ये वोट चोरी उनको किसने कहा कि ये कह दो तो कुछ और कहना नहीं पड़ेगा, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वो इलेक्शन हार रहे हैं क्योंकि जनता उनकी बात से अपने आप को नहीं जोड़ रही। ये राहुल गांधी नहीं जानते, ये कम से कम मैं नहीं मानता। आप बताइए। नहीं, राहुल गांधी अब मतलब उस स्तर के बुद्धिमान हो तो मैं नहीं जानता हूं भाई, है ना कि, लेकिन हार का कारण तो हर व्यक्ति को पता होता है। अपनी सफलता और अपनी असफलता दोनों का कारण पता होता है। आपको ही लगता होगा कि आज मेरा शो एक्सेलेंट रहा, हम लोगों ने बहुत अच्छा बोला, और किसी दिन आपको लग जाता होगा कि यार आज हल्का रहा थोड़ा। तो श्रीमान राहुल जी दिल्ली के बड़े कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, बड़ी अपब्रिंगिंग है, 4 प्रधानमंत्री उनके परिवार में हुए, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि उनको ये पता नहीं होगा हार के कारण। लेकिन क्या होता है ना, पॉलिटिक्स में अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करके रखना पड़ता है। तो आप कार्यकर्ताओं को कुछ तो बताएंगे क्यों हार रहे हो। ये थोड़ी बताओगे कि आप कल से सब कांग्रेसी कहेंगे देखो अमित शाह ने कहा ना 31 चुनाव हम जीते हैं, वो 44 जीते हैं तो 31 हम भी जीते हैं। हाँ, है ना। ये तो आज गृह मंत्री ने कह दिया। और आजकल सौरभ जी किसी भी कांग्रेसी से आप बात करिए, इतने चुनाव हार गए हो, मैं 4 कांग्रेसियों ने एक ही बात कहा मुझे, और महासचिव से लेके राज्य के संगठन मंत्री तक, इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता था पहला? मैंने कहा 83 में। दूसरा कब जीता? मैंने कहा 11 में। तो जब इंडिया को इतने साल वर्ल्ड कप जीतने में लगे तो हमें भी इतने साल लगेंगे। संघर्ष करना राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि राहुल जी को सब पता होगा। लेकिन आज जो गृह मंत्री का भाषण था, जो संसद में हम लोग सुन रहे थे, कल राहुल जी ने बड़े अच्छे से व्याख्या की थी थ्रेड एंड फैब्रिक की, है ना, कि ये ग्रीन थ्रेड होता है, कांचीपुरम साड़ी में गोल्डन थ्रेड होता है, और ग्रीन और येलो मिलता है तो भारत बनता है। और ये आज अमित शाह ने उन्हीं धागों को रेशा रेशा खोल दिया। आप देखो उनके एक भी तर्क बचे क्या? चाहे वो हाइड्रोजन बम, पता नहीं हाइड्रोजन बम गृह मंत्री नहीं कह रहे थे, बार बार उसको परमाणु बम कह रहे थे, किसी रणनीति के तहत कह रहे होंगे वो। तो जो हाइड्रोजन बम फूटना था उसका भी धागा खुल गया। मकान नंबर 501 की मिस्ट्री आपके चैनल ने भी खोली थी, वो भी खुल गई। गृह मंत्री ने ऑफिशियल कर दिया संसद के पटल पर। तो मुझे ये लगता है सौरभ जी कि आज के बाद ये वोट चोरी की समस्या, मतलब वोट चोरी का जो इम्पैक्ट बनाना चाह रहे थे राहुल जी, उसकी पूरे तौर पर हवा निकल गई। और राहुल जी को अब कोई दूसरा रास्ता, मैं लगातार पिछले 5 दिन से ये बात कर रहा हूं कि जनता से जुड़े मुद्दों पे जाओ। लेकिन ये अब बिहार में कह रहे हैं कि बिहार का अब होगा, बिहार का हाइड्रोजन बम आएगा। बताओ, मैं तो बिहार का होने के नाते डर गया कि बिहार बेचारा छोटा सा राज्य हाइड्रोजन बम को कैसे झेल पाएगा। अब उनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं 18 लाख वोट कटे हैं वहाँ। अच्छा, और वो सब हैं वहाँ। तो हरियाणा में कह दिया था, हरियाणा तो बिहार से बहुत छोटा है, 25 लाख तो हरियाणा में नहीं सर, हाइड्रोजन बम की बात कह रहा हूं मैं, झेल पाएगा बिहार? ठीक है, ये बात तो सर उन्होंने बिहार के इलेक्शन से पहले कह दी थी कि मैं इस चुनाव के बाद भी आपको यही डेटा दे रहा हूं। नहीं तो, लेकिन हमारे यहाँ जब चुनाव कवरेज हो रहे थे, कोई बूथ पर कोई आदमी आया था हमारा वोट कट गया। इस बात को हम लोग भी कितनी बार बताएंगे
कि कोई नहीं आया बिहार में, किसी ने आकर के हो हल्ला नहीं किया कि मेरा वोट कट गया। रैली में पूछा प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने बिहार की रैलियों में कहा, भाई तुम में से कितनों का वोट कटा, हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरा वोट कट गया। नहीं, कोई इशू नहीं था। लेकिन आज जो बात आपने कही ना वो इंपॉर्टेंट है। एक तो आज पाला गलत आदमी से पड़ गया कांग्रेस पार्टी का, मतलब राहुल गांधी के बातों का जवाब तो छोटे वाले से पाला पड़ा है, बड़ा वाला तो अभी निकला ही नहीं। गृह मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया, और अच्छी बात थी ये कि उन्होंने पॉइंटेड जवाब दिए, जो सवाल था उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दिया। जैसे उन्होंने 3 जो सबसे बड़ी बातें जो उठाई थी राहुल गांधी ने, कि आपने चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से क्यों हटा दिया, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में क्यों डिलीट हो जाती है पोलिंग बूथ की, और तीसरा इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी क्यों है। पॉइंट वाइज उन्होंने जवाब दे दिया, और उसमें यह पता लगा कि ये लीगल पोजीशन है। नहीं कि सीजीआई वाला तो चलो हमने कानून बना के किया, पहले तो कानून ही नहीं था जो प्रधानमंत्री नियुक्ति 2023 में हुआ है वो। बाकी दोनों विषयों पे उन्होंने कहा कि ये नियम पहले से बने हुए हैं, हमने केवल उसको रीअलाइन किया अब की बार एक नए कानून में संशोधन करके या नियम दोबारा बना करके। लेकिन वो सारी कर दिया उसको। वो सारी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं, दशकों से चली आ रही हैं। तो ये आज देश को ये बात भी पता चल गई। तो अब मुझे ये बताइए, राहुल गांधी, क्या आपको लगता है या उनके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर कम से कम क्या इतनी समझदारी दिख रही है आपको कि इस मुद्दे से हटें, कोई और मुद्दा ढूंढें? चुनाव तो अभी बहुत सारे हैं। सौरभ जी, समस्या यह है कि कांग्रेस अपने इतिहास से मुंह चुराना चाहती है और राहुल गांधी सच का सामना नहीं करना चाहते। इतिहास की पूरी सिलसिलेवार व्याख्या अमित शाह ने अभी कर दी अपने जवाब में कि चुनाव आयुक्त पहले कैसे नियुक्त होते थे। 73 साल तक कोई कानून नहीं था, कौन जवाब देगा उसका? आप कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये अंतरिम व्यवस्था थी कि सीजीआई उसमें रहेंगे। कानून बन गया तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। तो आपने क्या कुछ किया? नवीन चावला का नाम उन्होंने ले दिया, मनोहर सिंह गिल का शायद नाम भूल गए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बने, उसके बाद केंद्रीय में मंत्री बने 10 साल तक। तो मतलब आप क्या कर रहे थे? आप दूसरों पे क्विड एंड प्रो का आरोप लगाते हैं, तो ये क्या था? क्या नवीन चावला को कैलकुलेशन के साथ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया गया था कि जब वो रिटायर होंगे गोपाल स्वामी तब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे और अगला जो चुनाव होगा वो इनकी देखरेख में होगा? तो एक तो अपने इतिहास से मुंह नहीं चुराना चाहिए, आपने क्या क्या किया है। दूसरी बात, आप भी कह रहे थे और आनंद विजय भी कह रहे थे, नेता को सबसे पहले पता होता है कि वो चुनाव में कहाँ खड़ा है। नतीजे आने तक आप कुछ भी बोलते रहे, कभी काउंटिंग जारी है और उसके दौर बाकी है, अभी तीसरा चरण चल रहा है, उनको सब पता होता है कि वो चुनाव में कहाँ खड़े हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी बिहार में मतदान के पहले चरण से एक दिन पहले हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम या जो भी उसको कहना चाहें वो नहीं फोड़ते। वो एक तरह से तैयारी हो रही थी। हम लोग तो ठेला बम कहते हैं उसको। तीसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से हार रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव तक सिर्फ ईवीएम का नाम होता था, वोट चोरी का नाम नहीं होता था। अगर ईवीएम के फॉल्ट या मैनिपुलेशन की वजह से हार रहे हैं, वोट चोरी से हार रहे हैं, तो राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पास से इस्तीफा क्यों दिया था? ठीक बात है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? हाँ। आप तो वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हराए जा रहे थे। हारे ही नहीं थे। आप तो हारे नहीं थे, हराया गया। अब सवाल क्या है कि राहुल गांधी को, जैसा आनंद विजय कह रहे थे भी, कि अपने वर्कर्स को भी एनर्जाइज करना है, उनका मनोबल भी बचाना है और अपनी साख भी बचानी है कि मेरा नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हमारे सामने एक छद्म व्यवस्था है जिससे हम नहीं जीत पा रहे। राहुल गांधी जो कर सकते हैं, आपने कहा कि क्या सीखेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। जनता कांग्रेस से तब जुड़े जब कांग्रेस जनता से जुड़ना चाहे। आप देख लीजिए, मैंने पहले भी 1-2 बार कहा है, लिखा भी है कि राहुल गांधी एक टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं और उनका, आज आप कह रहे हैं पाला गलत आज में पड़ गया, उनका पाला 2014 से एक ऐसी पार्टी से पड़ रहा है और उसका नेतृत्व करने वालों को उसका क्रेडिट देना चाहिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, जो 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। एक चुनाव के नतीजे आते हैं, अगले चुनाव में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसी पार्टी का मुकाबला आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और चुनाव वाले राज्य में 1 महीने या 2 महीने पहले सक्रिय होकर कर लेंगे, यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। नहीं सर, दूसरा आप दूसरे तरीके से कहिए ना इसको। वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते हैं और ये एक
हॉलीडे और दूसरे हॉलीडे के बीच में राजनीति करते हैं। अब वो 15 तारीख को फिर जा रहे हैं। आपकी इंतहा देखिए आप उसकी है कि बिहार में जहां आपने वोट अधिकार यात्रा निकाली, एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे वोट चोरी को, आप वहां आप 2 महीने तक, मेरे ख्याल से 59 दिन पूरे 2 महीने गायब थे। इलेक्शन से पहले गायब थे। ये आप लोग बना हमेशा ये कौन राहुल सी जी के पॉलिटिक्स साथ है भाई? ज्यादती करते हैं सर आप लोग, तो ज्यादती ये करते नहीं, जो टूरिज्म अच्छा, वाली पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं चल 75 सकता। साल का आदमी कहाँ घूमने जाएगा ये बताइए। अरे अरे ये युवा हैं, अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे भाई? अरे दूसरी आज जो बात गृहमंत्री ने बात की, आई चला चलिए उसकी बात करते हैं। ये दूसरी बार ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री ने पहले कहा था बिहार की जीत के बाद कांग्रेस बीजेपी दफ्तर से, और आज गृहमंत्री ने कही है पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक दिन कांग्रेस हिसाब मांगेगी। कांग्रेस के लोग पूछेंगे कि अपने नेतृत्व से बताओ हम क्यों हार रहे हैं बार बार। प्रधानमंत्री ने कहा था विभाजित होगी कांग्रेस, और गृहमंत्री ने कहा है कि कार्यकर्ता इनका पूछेगा, खुद अपने नेता से पूछेगा कि तुम हार क्यों रहे हो बार बार, ये बताओ। क्या कांग्रेस की करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको कोई ऐसा पक्ष, कोई ऐसा कोना दिखाई दे रहा है जो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करे? ऐसा है सौरभ जी, मैं आनंद जी और राजकुमार जी की बात से ही शुरू करूंगा, और मेरे ख्याल से मोटे तौर पे उन्होंने बात कह दी है। समस्या ये है कि क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है भी? क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा संगठन है जहां फीडबैक आता हो, जहां इनपुट आउटपुट होता हो? मुझे नहीं लगता। प्रोफेसर साहब, मैं अगर एक बार राहुल गांधी की बात सुना दूं, मैं वो बाहर निकल के जो बोले हैं तो आपको और सहूलियत हो जाएगी आंसर करने में। सुना दीजिए। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर, सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। चलिए, ये भी एक्सपेक्टेड ही है, वो तो यही कहेंगे कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया जी। नहीं, मैं इससे पहले भी यही कह रहा था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जमीनी स्तर से कांग्रेस के उच्च कमांड को कोई फीडबैक आता हो और वो चैनल रह रहा हो, तब तो समझ में आता है। दिक्कत ये है कि हवाई एक ऐसा संगठन है जिसमें ऊपर एक नेता है और नेता के तार जमीन से जुड़े नहीं हैं, तो जो नेता को आसपास दिल बहलाने के लिए जो ख्याल भेजे जाते हैं, उन ख्यालों में भी एक मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, और वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज माननीय गृहमंत्री जी ने बात कही, उसमें एक बात जो मुझे एक राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते समझ में आता है, वो ये है कि जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो नियमों से चलती हैं, और जो नियम होता है वो तय किए गए नियम होते हैं, पूर्व निर्धारित नियम होते हैं। अगर किसी ने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अधिनियम 16, 17, 16, 19 और 21 सब क्लॉज 3, अगर आप इस 3 को पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्टतः तय है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को अपडेट करे, दुरुस्त करे, जो नाम उसमें ज़्यादा है उसको डिलीट करे, जो विसंगतियां हैं उसको ठीक करे, ये उसका मैंडेट है। और ये एक संवैधानिक संस्था है सौरभ जी, हमें ये समझना होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्थाओं को इम्यूनिटी दी जाती है। आप अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कहा जाता है फॉर द एक्ट डन और टू बी डन बाय देम, परपोर्टेड टू हैव बीन डन बाय देम। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं, हमारे व्यवस्थाओं में हैं, हमारे कन्वेंशंस में हैं। अगर इसको पढ़ लिया जाता तो और इसको समझ लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या होती। रही बात इनके द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने की, तो बिहार के चुनाव के समय भी, और इसी चैनल पे मैंने भी कहा था और आपने भी कहा था, बिहार के चुनाव के समय ही क्या ये मुद्दा था? क्या जब चुनाव चल रहा था तो क्या ये मुद्दा था? क्या तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, क्या तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया? क्या
जो चुनाव के पहले मुद्दा उठाया गया वो चुनाव के दौरान कहीं कोई मुद्दा नहीं उठा। तो मुझे नहीं लगता कि एसआईआर कभी कोई मुद्दा था या कोई मुद्दा होगा। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और मैं सौरभ जी फिर बहुत अच्छे से विश्वस्त हवाले सूत्रों से कहता हूं कि लोकतंत्र को इसलिए नहीं चलाया जाता कि नियम होते, नियम तो होते ही हैं। लोकतंत्र जनभावना से चलता है। भारतीय लोगों की दृढ़ता और उनकी इच्छा कि हम लोकतंत्र चलाएंगे, इससे लोकतंत्र चल रहा है। और उस इच्छा में कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, वो जिस कॉन्फिडेंस से आज माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, वो कॉन्फिडेंस क्या है? वो लोगों के द्वारा जो अपार समर्थन है, लोगों के पास जो उनका विश्वास है, उस विश्वास की अभिव्यक्ति आज संसद में हो रही थी। और संसद विश्वास के लिए ही होता है, उसी अभिव्यक्ति के लिए ही होता है। ये तो कांग्रेस पार्टी जो है सेल्फ गोल एक पर एक करती जा रही है। वैसे आज जो है जैसे आपने कहा ना कि सारे धागे खोले गृह मंत्री ने, तो वोट चोरी का जो उन्होंने कहा कि 3 उदाहरण जो वोट चोरी के दिए कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, इंदिरा जी ने वोट चोरी की, ये हाईकोर्ट ने कहा था, और तीसरा फिर उन्होंने अभी जो सोनिया जी पर जो अभी केस चल रहा है, नोटिस हुआ है जिसमें उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ, उस पर भी लोग खड़े हो गए। अच्छा, वो भी बड़ा मजेदारी मामला है वैसे अगर आप उसको देखिए तो, कि नागरिकता बाद में वोटर लिस्ट में पहले जुड़ गए। मैं तो बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि उसमें सोनिया जी का जवाब क्या आता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग। प्रियंका जी कहा गया, उन्होंने कहा कि वोट नहीं डाला मेरी मां ने। नहीं सर, वोट डालना और न डालना वो अलग बात है। आज भी यही कहा गया, अगर आप ध्यान से सुनो, जो केसी वेणुगोपाल ने यही कहा कि आई चैलेंज होम मिनिस्टर टू प्रूव दैट सोनिया गांधी हैज कास्टेड हर वोट। वोट कास्ट करना इंपॉर्टेंट थोड़ी है सर, इंटेंट इंपॉर्टेंट है भाई। आपका नाम कैसे आया, नाम कैसे है? अगर मतदाता सूची पत्र का नियम क्या है? भारत का नागरिक इसका नाम होगा, प्राइमरी कंडीशन है वो उसकी। और अगर भारत का नागरिक न रहते हुए अगर आपका नाम है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। भाई किसी ने तो बनवाया वोट, किसी ने तो वोट बनवाया। सही बात है। या तो ऐसा हुआ होगा जैसा बिहार में हुआ था कि जो वो बहुत सारे पहचान पत्र आमिर खान, शाहरुख खान, इन सब के बन रहे थे, कुत्तों के, बिल्लियों के बन रहे थे। ऐसा अगर किसी ने मतलब बदमाशी की होगी सोनिया जी के साथ तो वो हो सकता है। सर वो भी 2 बार हुआ है, यानी एक बार वोट बना, फिर वो वोट कटा, फिर दोबारा वोट बना, 2 बार नागरिकता से पहले। लेकिन प्रियंका जी का वो बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब वो 80 साल की हो गई हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। इस बात में मैं एक बिटिया का अपनी माँ के प्रति जो भावुकता है उसमें मैं उनके साथ हूँ कि अब 80 वर्ष की हो गई उनको तो लेकिन अब उनके पुत्र को कौन समझाए जो रोज जो बिहार में कहते हैं ढाई ले रहे हैं ना, कि आप गलत आरोप पर आप सरकार को अगर घेरने का प्रयास करोगे तो सरकार तो पलटवार करेगी ना। वही है कि वो मुझे तो बार बार उस फिल्म का और अजीत का डायलॉग याद आता है, जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं चिनाई सेठ, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वो तो कल भी निशिकांत दुबे ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया था। उन्होंने तो वही मैं जो राजकुमार जी अभी कह रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि सुकुमार सेन को किस प्रकार से सूडान का गवर्नर बना दिया पहले जो चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग देखिए कि उस पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने रिएक्ट किया और कहा कि निशिकांत बुड़बक है और उसको पता ही नहीं है। फिर निशिकांत ने उस पर जवाब दिया, कहा भाई सूडान में उस समय गवर्नर ही होते थे अच्छा ये था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम। अब ये क्या अच्छा, है, एक और याद होगा आपको और आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए, वीएस रमा देवी गवर्नर बनाई गई, याद है आपको? वीएस रमा देवी चुनाव आयुक्त थी, गवर्नर बनाएगी। सिर्फ एमएस गिल तो बेचारे 10 साल मंत्री रहे, सबने नहीं वो हुए फिर सीबीआई चीफ जो बने जिस तरीके से हाँ, वो तो कल बोला निशिकांत ने कि अश्विनी कुमार का नाम लिया, पटेल के यहाँ बैठे लिया, चुनाव आयुक्तों का आपने बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनते थे बता दिया। आज दिन में हम लोग प्रोग्राम में थे तो सबसे बड़ी बात सौरभ जी, मैं 1 मिनट इंटरफेयर कर दूं, बस इंटरवीन कोई बात कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लड़ाई लड़ने का तरीका होगा ना, संस्थाएं बनी हुई हैं ना, आप कोर्ट में जा रहे ना, आप क्या कहते हैं कंप्लेन कर रहे, ना आप कहीं कुछ कर रहे, आप कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई निर्णय लिए जाते हैं, इससे लड़ाई कमजोर होती है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप फिर अगर आप एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं प्रक्रियाएं नहीं चल रही और दूसरी तरफ जो प्रक्रियाएं स्थापित हैं उनका उल्लंघन करके आप इनफॉर्मल सिस्टम्स को प्रक्रियाओं में भाई अब तो आज जो जैसे जो गृह मंत्री ने डेटा दिया कि 2014 से
3 लोकसभा चुनाव हम जीते और 41 विधानसभा चुनाव जीते, तो 30 विधानसभा चुनाव गैर भाजपा पार्टियां जीती, कांग्रेस भी है उसके अंदर 30। अब हेमंत सोरेन से कहलवा दीजिए वोट चोरी हुई, उमर अब्दुल्ला से कहलवा दीजिए वोट चोरी हुई। अच्छा, उमर अब्दुल्ला के सांसद का अभी हफ्ते भर पहले का बयान है, कोई वोट चोरी नहीं है, हम तो जीत के आए हैं। नहीं, 2018 में कांग्रेस की सरकारें बनी 3 राज्यों में, और अभी भी बनी, तेलंगाना में बनी, कर्नाटक में बनी, हिमाचल में बनी। सर सवाल कभी देखो, DS शिव कुमार ने कहा है, आपकी बात का वजन तब होगा जब आप उसको लॉजिकल तरीके से लड़ेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी ही जवाब देगी, चुनाव आयोग तो नहीं देगा। चुनाव आयोग तब जवाब देगा जब आप रिटायरमेंट के बाद जाएंगे कंप्लेंट लेकर के, तब आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ इंटरवीन आप किया, कहाँ रोका उसको? आप चाहें कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उस पर पूरा सिस्टम काम करने लगे, तो ऐसा नहीं नहीं, आज होता। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पे वो ये कहते हैं ये मेरा काम थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले। आज गृह मंत्री ने एक केस का उल्लेख भी किया, वो हुसैनी बनाम BLO। आज संसद में भी उस केस का उल्लेख किया, गृह मंत्री जी ने किया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में निर्णय दिया है कि ये काम जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर का, और रिटर्निंग ऑफिसर सीधा सीधा चुनाव आयोग के अधीन होता है। ठीक है। अच्छा, अनंत जी कह रहे हैं वो भाई राहुल जी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों की भर्तियां हो रही हैं सारी संवैधानिक सारी संस्थाओं में, सारे महत्वपूर्ण पदों के ऊपर। उस पर भी मैं आता हूँ। आज दिन में हम लोग जब इसी पे बात कर रहे थे राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर, तो किसी ने कहा कि वो उनके साथ बैगेज बहुत है। प्रॉब्लम उनका ये है कि अगर उनका आरोप या विषय ठीक भी हो तो उसी विषय पर पीछे इतना बैगेज है ना, उनके परिवार जब जब सत्ता में रहे, जो पहले पुराने प्रधानमंत्री रहे, ये बात सही है। दूसरा, वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं इस डिस्पेंसेशन से, इस सरकार से, जो पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं दी, जिसमें कुछ गलत नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी उस स्तर पर डिमांड कीजिए, लेकिन फिर वो पलट कर वो दूसरा वाला तो आपको बताएगा ही ना, जैसे आज गृहमंत्री ने बताया कि आपके जमाने में क्या होता था। राजकुमार जी, नहीं, बिल्कुल, मैंने जो पहले कहा वो यही था कि आप अपने इतिहास से मुंह चुराते हैं और वर्तमान में सच का सामना नहीं करना चाहते। आपने जब आपके पास बहुमत था, और प्रचंड बहुमत रहा है, मतलब अगर आप कल्पना करें कि 84 में बीजेपी की 2 सीटें थी, लेकिन बीजेपी में उस तरह का पलायन का भाव आपको नहीं दिखा होगा राजनीति में, ना संसद में ना सड़क पर। और कांग्रेस की 411 सीटें थी 84 में। तो आपको अपने अतीत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपके पास प्रचंड बहुमत था तब आपने तो क्या अतीत क्या तो है, उसका सिस्टम क्या बनाए। करें राहुल गांधी? चलिए बहस करते हो, क्या करें राहुल नहीं, गांधी? राहुल गांधी ने कुछ पहल तो की है, कुछ गलतियों के लिए माफी मांगी है। ज्यादा से ज्यादा सॉरी लग जाएंगे सर। हाँ, दिक्कत यह है कि वो अतीत का बोझ इतना ज्यादा है कि उसको उठा के राहुल गांधी बहुत दूर तक चल नहीं पाएंगे। अरे सर, लेकिन दूसरा संकट क्या है अनंत जी, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 30 साल की देख लीजिए, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के बजाय एक पावर एस्टेब्लिशमेंट में तब्दील हो गई है। पिछले 30 साल का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस सिर्फ सत्ता और सरकार चलाने का तंत्र भर बन के रह गई है। अच्छा। जनता के बीच उसकी जड़ें धीरे 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 पहले सूखती गई और अब उखड़ती गई। कहने का मतलब इशूलेस, आइडियोलॉजीलेस पार्टी है। इश्यूलेस, बेसलेस, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत यह है कि बहुत दूर आप मत देखिए तो हरियाणा में 11 साल बाद संगठन बना है, और 1 साल इनको लग गया लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में। वो भी आपने कोई ऐसा नहीं कि बहुत क्या कहना चाहिए, आप बहुत थॉट प्रोवोकिंग आप चल रहा था कि वो उनको क्या लगता है कि बस सत्ता हमको जनता अपने आप ही दे दे। दिक्कत यही है डिफॉल्ट में, और वो गलत नहीं है। आप अगर देखें 2014 से पहले ऐसा होता रहा भाई। 77 में सरकार गई, इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार में आई, और करीब 2.25 साल 2.5 साल में जैसी सरकार चलाई और जैसे झगड़े सामने आए, इंदिरा गांधी लौट के आ गई। 77 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस की कभी पावर में वापसी होगी। आई, बहुमत से आई। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस को आज भी 89 लगता है कि में डिफॉल्ट चॉइस हम ही है, ये कुछ दिन कोई रह लेगा फिर, लेकिन लोग हम पे वापस वो आएंगे। अभी उस भ्रम में जी रहे हैं, और 2014 तक ये भ्रम गलत नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे दलों के जो गठबंधन बनते थे उनकी सरकारें बनती थी, और कांग्रेस मैनेज करके उनके नीचे बैसाखी बन जाती थी, गिरा देती थी। अब अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति है, तो अब आपको मुकाबला करके लड़के अपने आप को सामने लाना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था नेतृत्व तो नहीं है कांग्रेस में, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। सर, आडवाणी जी के समय याद करिए आप, भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत थी। नेतृत्व अगर मजबूत होगा, गंगा और हमेशा पानी ऊपर से आता है सर, पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। अगर नेतृत्व में विजन होगा,
संगठन भी ठीक कर देगा, नेतृत्व में विजन होगा, आइडियोलॉजी भी इन्फोर्स हो जाएगी। नेतृत्व विजनलेस होगा। लोग कहते हैं ना कि सब नीचे ठीक कर लो, नीचे ठीक कर लो, मैं कहता हूँ ऊपर ठीक कर लो। अगर ऊपर ठीक होगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। ऊपर कैसे ठीक करेंगे? राहुल गांधी प्रूव हो चुके ना भाई। अब आज तो अमित शाह जी उनको संजीवनी देके और चले गए कि इंजेक्शन कि 31 चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा समझ के इंजेक्शन नहीं होता। नहीं, वो तो दूसरी, मैं तो कह रहा हूँ ये जो इंजेक्शन दे दिया उन्होंने वेल्ड तरीके से कि 31 चुनाव कांग्रेस पार्टी भी जीती है, तो अब तो समझाने वाले और समझा देंगे कि आपके नेतृत्व में तो हमने इतने चुनाव जीते हैं। वाह, कहाँ आ रहे हैं आप? वाह। तो मैं यही कह रहा हूं, नेतृत्व का, विजनरी नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए। 2009 के चुनाव के बाद या लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की याद करिए हिमाचल में क्या स्थिति हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बिहार में क्या स्थिति हुई थी। आज तक वहां नेतृत्व नहीं बन पाया, अब पहली बार सम्राट चौधरी को आगे बनाया। तो ये सारी चीजें, अभी सर कह रहे थे ना कि हरियाणा में 1 साल लग गए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में। अगर सत्ता में होती सोनिया जी 5 मिनट में बना देती। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई हैसियत नहीं थी कि उनको मना कर पाते? लेकिन सोनिया जी में ज्यादा पॉलिटिकल एक्यूमन है। ऑब्वियसली है, सोनिया जी में इनसे 100 गुना ज्यादा है सर। सोनिया जी ने अपने कौशल से अहमद पटेल को साथ रखा अपने, जो कि शासन चलाने के गुण थे उनके साथ। उनके समय में और जो लोग थे, आप देखिए दिग्विजय सिंह और अहमद पटेल को संतुलित रखा उन्होंने। ऐसा दिग्विजय सिंह ऐसा नहीं था कि अहमद पटेल को कभी सर्वमान्य नेता बनने दिया, जैसे इन्होंने केसी वेणुगोपाल को बनने दिया। तो केसी वेणुगोपाल के समकक्ष आपको कांग्रेस में कोई दिखाई देता है? नहीं देता है। और इनके इर्द गिर्द जो वामपंथी लोग जुट गए हैं, जिनकी आइडियोलॉजी मतलब एक्सटिंक्ट हो गई है। वैसे तो मैं वामपंथियों को फिनिक्स मानता हूं, वो कभी समाप्त नहीं होते, वो दबते जरूर हैं, अब भी दब गए हैं। छद्मावरण में वो दूसरे संगठनों में और संस्थाओं में जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी है उनके आसपास जो वामपंथी जुट गए हैं, वो कांग्रेस को सीपीआई बनाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे आप देखिए कवर कैसे कैसे दिया जाता है राहुल गांधी को। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं नाम लेके कहता हूँ। राशिद किदवई जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम प्रोग्राम में आते रहते हैं अक्सर। अब जब ये डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया झगड़ा चल रहा था, क्योंकि अभी आपने अहमद पटेल वाली बात की, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गलती नहीं है। उस दिन भी हम ये बहस कर रहे थे कि ये भाई कमजोरी नेतृत्व की है, ये कमजोरी राहुल गांधी की है, नहीं तो कैसे पब्लिकली एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री झगड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये नेतृत्व की कमी नहीं है, उनका दुर्भाग्य ये है राहुल गांधी का कि उनके पास सोनिया गांधी के समय जो अहमद पटेल थे, ऐसा कोई अहमद पटेल नहीं है। उनके पास मैनेजर नहीं है, क्राइसिस मैनेजर नहीं है। देखिए ऐसा है सौरभ जी, 2 बात। एक पहले, सबसे पहले चूंकि चर्चा आपने आरएसएस वाली खंड की थी, तो एक चीज तो ये है कि ये चाहे कुछ भी कोई कह ले, ये समय ऐसा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसमें विंडिक्टिव महसूस कर रहा है, ये उसके विंडिकेशन का, उसके सत्यापन का, उसके एक्सेप्टेंस का समय है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे पीछे दशकों में इतने उन पर शोषण और जितना उन पर अत्याचार किया गया है, वो आज उस ईश्वर ने उनको समय दे दिया। तो उस आप मान रहे हैं कि जगह जगह संघी बैठ गए? संघी के बैठने, संघी में कोई दिक्कत क्या है? मैं नहीं कह रहा दिक्कत है, लेकिन क्या सच है? अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम और मातृभूमि के समर्पण का अगर विचारधारा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत की तो बात पहली बात तो राहुल गांधी ने कहा एक सर्टेन आइडियोलॉजी विच इज आरएसएस आइडियोलॉजी, उसके लोग चुन चुन के बैठाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण जगहों पर। नहीं, और उसके पहले क्या होता रहा है? उसके पहले क्या वामपंथियों ने पूरे शैक्षणिक व्यवस्था को क्या उन्होंने नियंत्रण नहीं कर लिया? आज भी उसी प्रकार की जड़ें, उसी प्रकार के पेड़ सब जगह उगे हुए हैं कि नहीं उगे हुए हैं? तो विचारधारा, तो मनुष्य में विचारिक न्यूट्रलिटी नहीं होती। टू बी वैल्यू न्यूट्रल एंड टू बी ह्यूमन इज एन इम्पॉसिबिलिटी, ये मान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी, जैसा राजकुमार जी ने भी कहा, कि अगर आप इतिहास की तरफ देखेंगे, आप कह सकते हैं कि चलिए भाई इतिहास में गलती होगी, क्या यहां से सही नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कर सकते हैं, पर बिल्कुल सही करने के लिए कौन सही करेगा? वही जो उसी इतिहास का सबसे बड़ा लाभान्वित होने वाला व्यक्ति है, जो उसी लेगेसी का सबसे बड़ा, आज राहुल गांधी भी उस लेगेसी के बराबर के बिना है क्या? उस लेगेसी को हटा दीजिए और उसके बाद राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अगर कोई नीचे से ऊपर आता हुआ व्यक्ति जो
वाकई कांग्रेस के विचारधारा के कारण वहां तक पहुंचा है, अगर उसके पास कोई नेतृत्व हो तो बात बदल जाएगी। लेकिन आप उसी परिवार के होकर, उसी विचारधारा से होकर, उसी लिगेसी के बेनिफिशियरी होकर अगर तब आप उसको क्वेश्चन करते हैं तो इतिहास तो आप कह रहे हैं कि भारी होता जाएगा। कांग्रेस में नीचे से उठा व्यक्ति अगर आ जाए ऊपर तो कांग्रेस के फॉर्च्यून्स बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, यही लोकतंत्र है ये। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के कल तो शून्य हम है। चर्चा कर रहे थे कि प्रियंका जी आ रही हैं आगे, वो भी उसी परिवार की है, वो कौन से दूसरे परिवार की? प्रियंका जी बेटर तो हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपके शो में ये बात लगातार कहता रहा हूं कि प्रियंका जी बेटर है। राहुल जी से कम वो बेटर नेता हैं, वो अपना मैनेजर ढूंढ लेंगी। ठीक है, उनको पता है कि, और वो जो आप कवर फायर की बात कर रहे थे ना, अहमद पटेल ऐसे थोड़ी मिल गए थे। अहमद पटेल राजीव गांधी के भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके उसी थे। समय से थे वो। और 1977 में जब सारे कांग्रेसी हार गए थे तो भरूच से लोकसभा चुनाव जीते थे वो। तो ऐसे लोगों को चुनना, अब कुछ कवर फायर देने वाले तो ये भी कह रहे हैं, भाई मैं तो एक लेख पढ़ रहा था अखबार में, वो भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत सारे चुनाव करा दिए इसीलिए संगठन की ये दुर्दशा हो गई है ना। तो ऐसा नहीं होता। दरअसल राहुल गांधी में, एक मिनट सर, दरअसल राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। उनको जो पाठ पढ़ाया जाता है वो, मतलब क्षमा करिएगा इस शब्द के लिए, पर तोता रटंत की तरह वो आके आरएसएस करते हैं। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है तो कहेंगे सावरकर है। उनसे ये पूछ लिया जाएगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है तो डिविजनरी है। भाई अगर आप आरएसएस को अपना राजनीतिक शत्रु मानते हो तो उसको कम से कम उसको समझो तो पहले। आप जो बार बार कह रहे हो, ये बात कह रहे हो कि आज उन्होंने कल कहा कि तमाम वीसी ऐसे लगा दिए गए, ठीक है। यही आरोप मुझे याद है स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री थी तब भी लगा था उन पे, और तब भी ये कहा गया था कि बलदेव भाई शर्मा को आपने एनबीटी का चेयरमैन बना दिया और तमाम संघियों को ये जगह पे बना दिया। तो आज गृह मंत्री ने बहुत साफ हृदय से ये स्वीकार किया कि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री भी आरएसएस से है। भाई अगर वीसी को बना ही दिया तो कौन सी ऐसी आफत आ गई। एक चीज ऐड कर दूं, गृह मंत्री ने इसी के जवाब में ये कहा कि वो जब वो राष्ट्रपति चुनाव का इंदिरा गांधी जी के समय का उदाहरण दे रहे थे कि अपने नॉमिनी को जिताने के लिए इंदिरा जी ने कम्युनिस्टों से पैक्ट किया और उसके बाद कम्युनिस्टों को महत्वपूर्ण पद जो है वो दिए गए और शिक्षा संस्कृति आउटसोर्स कर दिया। इसको सेकंड किसने किया आपने देखा पिछले दिनों एक बयान, एक मतलब एकेडमिशियन है, बहुत बड़े अखबारों में अक्सर लेख उनके छपते रहते हैं, प्रताप भानु मेहता, उनका वो एक कई व्याख्यान दे रहे थे लोग स्टूडेंट्स के बीच में, उन्होंने इस बात को कहा, ये बात सही है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में ये पैक्ट हुआ कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो आप रखिए और लंबे समय तक जो है देश की शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन एंड कल्चर, ये उन्होंने कम्युनिस्टों को आउटसोर्स कर दिया था इंदिरा गांधी ने। और इमरजेंसी का जब कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था तभी से ये व्यवस्था लागू हो गई थी। उसी के पुरस्कार स्वरूप कम्युनिस्टों को शिक्षा और संस्कृति दे दिया गया था और कहा था कांग्रेसियों को शिक्षा और संस्कृति से क्या लेना देना। आप इधर जहाज रानी में, सरफेस ट्रांसपोर्ट में, सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इस सब में लगे रहो ना। कहाँ शिक्षा संस्कृति? कम्युनिस्टों को आराम हो गया, उनको चाव से, उनका क्या था, कम्युनिस्टों का क्या काम है, भाषण देना और शाम को अच्छी शाम गुजर जाना। मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूंगा। अब सर अंत में मैं आता हूं, एक लाइन में और जोड़ देता हूं। जिस दल के एक बड़े नेता ने एक समय में ये कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, आज उस दल के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये अपने आप में आपको सब चीज दर्शा देता है कि कहां एक व्यक्ति का सब सर्वोच्च हो जाना और कहां एक समूह का सर्वोच्च हो जाना, दोनों में कितना अंतर है। और प्रियंका जी पर एक बात मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि वो बेहतर हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में अनंत जी काफी फर्क है। नहीं, मैं तो वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात और, जो आरएसएस वाली बात हो रही है, बस एक वाक्य कह देता हूं। आरएसएस को लेके आज तक भाजपा के लोग बड़े क्या कहते थे, बैकफुट पे रहते थे। अरे संघियों को वीसी बना दिया, लगता था जैसे ये लोगों को मतलब डिफेंसिव हो जाते थे। आज गृह मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस पर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। भाई बीजेपी तो आजकल आरएसएस की खूब बात कर रही है, प्रधानमंत्री खूब बात कर रही है। नहीं, वो तो 100 वर्ष पूरे हुए ना, इस कारण भी कर रही है। बस इतना ही। हाँ, इतना ही है सर।
अच्छा, ठीक क्योंकि है। मातृ संगठन है ना। अंत में जो है एक बात जो जिस नोट पर उन्होंने भी अपना भाषण खत्म किया आज गृह मंत्री ने, और मैं देख रहा हूं ये एक थीम इस वक्त की बीजेपी की लीडरशिप की दिखाई दे रही है, पार्टी और सरकार दोनों में, घुसपैठिए वाली। कि आपने बिहार में जो ये हंगामा एसआईआर का और वोट चोरी का खड़ा किया, ये घुसपैठियों का वोट बचाने के लिए था। बिहार हार गया, अब आप बंगाल में भी इसीलिए ही कर रहे हैं। तो ये जो घुसपैठिया वाली थीम है, बीजेपी इसको थोड़ा लाउड प्ले कर रही है, आपको दिख रहा है ये? देखिए, लाउड प्ले करना तो मैं समझ सकता हूं कि आपका एक बड़ा इलेक्टोरल इश्यू है वो जो आप बना रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं पोलराइजेशन भी होता है जो आपको फायदा पहुंचाता है, वो मैं समझ सकता हूं। समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जब आप इलेक्शन के टाइम पे मुद्दा उठाते हैं और इलेक्शन के बाद फिर उसको परस्यू नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड में चुनाव हो रहा था तब घुसपैठियों का मुद्दा उठा, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। दिल्ली में चुनाव हो रहा था, घुसपैठियों का मुद्दा उठा, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। वो नहीं होना चाहिए। घुसपैठी एक रियलिटी है इस देश में, बड़ी समस्या है और बड़ा खतरा भी है, लेकिन उसको खतरे को बताने से, गिनाने से वो हल नहीं होगा। आपको इस अभी तक इसमें घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी की सिंसेरिटी नहीं दिख रही? मुझे लग रहा है कंसिस्टेंसी एक्शन में नहीं है, मुद्दा बनाने में है, अवेयरनेस में है, लेकिन उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है जिसके रिजल्ट आपको विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ट्रंप ने क्या किया, जहाज भर भर के भेजने शुरू कर दिए विद इन 3 months। हमने 11 साल में कितने वापस भेजे? माना कि हमारा स्ट्रक्चर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अमित शाह कह रहे थे कि रोकने की जिम्मेदारी सबकी है, जब एंटर करता है तो गांव के लेवल पर सबसे पहले पता चलता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसको एक टास्क के तौर पे लेना पड़ेगा अगर हम घुसपैठियों के खतरे को समझ ये आपने अच्छी बात की। उम्मीद करते हैं कि बिहार ये अब भी केवल बिहार तक का ही मुद्दा ना रहे और बंगाल तक का। पर घुसपैठियों बंगाल की पर बात भी कुछ हो। सौरभ जी, घुसपैठियों पर कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड और कमजोर है। 1985 में आसाम एकॉर्ड साइन करने के पहले ये हुआ था कि घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा। क्या राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा किया? चुनाव पहले करा लिए। तो घुसपैठियों पर कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत ही तो आप ठीक कमजोर कह रहे है। हैं। हम तो अपेक्षा ये कर रहे हैं जो सर ने कहा कि ये एक अच्छा मुद्दा, जरूरत है देश को इस मुद्दे की। ये बड़ा issue- खतरा है। बड़ा इशू उठाया है, तो इस पर एक्शन में भी दिखे सरकार, बस ये। बिल्कुल तो चलिए साहब, ये तो आज कहानी रही राहुल जी की बातों पर, गृह मंत्री के जवाब की, राहुल जी की लीडरशिप की, जिसको आपने कह ही दिया कि है ये नहीं। नहीं, हम कौन होते हैं? 150 करोड़ जनता करिए और बार बार अच्छा, आनंद जी प्रियंका गांधी की बात कर रहे थे, अक्सर लेकिन करते प्रियंका गांधी के साथ भी वो सारा बैगेज है जो राहुल गांधी के साथ है, बल्कि उनके साथ एक एडिशनल बैगेज भी बड़ा है। बैगेज है। सर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कौन सा राहुल जी कहीं जा रहे हैं? प्रियंका की अंडरस्टैंडिंग वही है। बेटर हो सकती है, ओरेटर अच्छी हो सकती है, राहुल जी लेकिन वही बैगेज है, उनके राहुल जी साथ भी कहीं वही नहीं है। जा रहे, राहुल जी वहीं रहने वाले हैं लंबे समय तक। तो हमको बातचीत करने के विषय अवसर जो है सर आते रहेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आज प्रोग्राम में आए। आपका आनंद जी, भी बहुत राजकुमार धन्यवाद जी, बहुत कि आपने धन्यवाद। राहुल जी को इतना वक्त दिया। बहुत प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज इतना ही।